संजय, मुझे मालूम है आपको फ्लाइट भी पकड़नी है और थोड़ा आपको इंतजार मैंने करवाया, पर इंतजार इसलिए भी करवाया, दर्शक भी तो इंतजार कर रहे हैं कि संजय का आकलन क्या है। प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि देखिए 2019 के मुकाबले मुझे दिखता नहीं है कि भाई क्या बदलाव हुआ, तो समीकरण या सीटों का आकलन क्यों बदलेगा या बदल रहा है। नहीं, प्रदीप जी ने जिस बात का जिक्र किया, लेकिन उससे ये नहीं पता चला कि वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जिन्होंने उनको वोट दिया था वो क्यों नहीं वोट देंगे। मुझे लगता है उसकी वजह है, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया था कई राज्यों में, देखिए राज्यों के अंदर में उथल पुथल हो रहा है, मुझे ये लग रहा है कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को जिन लोगों ने वोट दिया था उनमें से कुछ ऐसे वोटर होंगे जो इस बार वोट नहीं देंगे। और उन राज्यों की अगर मैं चर्चा करूं, उसमें बिहार है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात भी हो सकता है, यूपी भी है, ऐसे तमाम राज्य हैं हिंदी पट्टी में और पश्चिम के भारत के पश्चिमी इलाके में, जहां पर जिन लोगों ने वोट दिया उतना वोट बीजेपी को नहीं मिलने की और उम्मीद है। इसमें एक लेकिन चीज कुछ मैं ऐसे और यहां पर थोड़ा सा दर्शकों के सामने रख दूं, आप उसका विश्लेषण करेंगे ही। जिन राज्यों का नाम लिया, भाई बिहार में 40 में से 39, या राजस्थान में 25 में से 25, गुजरात में 26 में से 26, महाराष्ट्र में 48 में से 42, एक जो निर्दलीय भी आ गए थे, तो लगभग मैक्स कर रहे थे। 91% भी नहीं, 95% या 100 आउट ऑफ 100 वो स्ट्राइक रेट भी था। हाँ, बिल्कुल। आप सीटों का जिक्र कर रहे हैं, अगर हम वोट के प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो जिन राज्यों का आपने जिक्र किया वोट भी बहुत ऊपर था। अगर आप राजस्थान की बात करें, 25 में से 23 सीटें ऐसी थी, 25 सीटें जीती थी उन्होंने, 23 सीटें ऐसी थी जहां पर वोट प्रतिशत 50% से ज्यादा था। तो वोट भी बहुत ज्यादा था, सीटें भी ज्यादा जीती थी इन राज्यों में। मुझे लगता है बीजेपी नीचे जा रही है, बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरेगा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, और वो खासकर दक्षिण और पूर्व के राज्य हैं, जहां पर बीजेपी अच्छा करती हुई दिखाई पड़ रही है। और मैं अगर नाम लूं राज्यों का, बंगाल है, उड़ीसा है, इसका जिक्र हो रहा था अभी, इसके बाद तेलंगाना है, आंध्रा में बीजेपी की अपनी तो कोई पैठ नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी से टीडीपी के साथ अलायंस किया है, जिसके कारण बीजेपी को 2-3 सीटों का गेन हो सकता है। बीजेपी 6 सीटें लड़ रही है आंध्रा में, लेकिन जो कहते हैं कि टीडीपी की पॉपुलैरिटी के सहारे बीजेपी 2-3 सीटें जीत सकती है। नहीं, दक्षिण तमिलनाडु की बात राज्य है कर जहां रहे हैं पर तो दक्षिण में कर्नाटक, जहां बीजेपी 25 सीटें जीतने में 28 में से कामयाब हुई थी, वहां ये प्रज्वल रेवन्ना और जो स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते दिखे, वो क्या नुकसान भी करेंगे? तो जितना फायदा से तेलंगाना या आंध्रा में उठाती है बीजेपी, वो बराबर हो जाएगा क्या? अ, अब बराबर होगा नहीं, एक एक सीटों का अगर गुणा गणित करेंगे तब समझ में आएगा कि बराबर हो रहा है नहीं। लेकिन मोटी बात मुझे लगती है, पहले कर्नाटक की बात करूं, देखिए कर्नाटक में भी बीजेपी के नीचे आने की पूरी पूरी गुंजाइश है। 25 सीटें उन्होंने पिछली बार जीती थी और 25 इस बार लड़ रहे हैं। और उनके सहयोगियों के पास एक सीट थी, तो 28 में से 26, जिसमें 25 अपनी बीजेपी की। तो पूरी संभावना है कि बीजेपी को वहां नुकसान होगा। अब कितनी सीटों का होगा, क्या वो 5-7 होंगी, उससे ज्यादा होंगी या उससे कम, लेकिन नुकसान तो निश्चित है कर्नाटक में बीजेपी को हो रहा है। अब पूरी अगर गुणा गणित करें तो मुझे लगता है कि बीजेपी शायद तकरीबन कोई 30-35 सीटें लूज कर रही हैं और 35 से 40 सीटें लूज कर सकती हैं, और गेन उनको लगभग कोई 20-22 सीट का है। तो सब मिला जुला के मुझे लग रहा है इस वक्त जो चुनाव जहां खड़ा है, और इस वक्त का मतलब मैं छठे और सातवें चरण को भी एक आकलन में ले रहा हूं, भले वोटिंग नहीं हुई है वहां पर, कुल मिला के मुझे लगता है बीजेपी को तकरीबन 20 से 25 सीटों का नुकसान होता हुआ 2019 मतलब की तुलना में 280 मुझे के दिखाई पड़ता करीब बीजेपी का अपना है आंकड़ा लगभग। आएगा। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा एक ऐसा इलाका दिख रहा था कि बीजेपी अपनी टैली को बढ़ा सकती है, पर ऐसे में भगवान जगन्नाथ को मोदी भक्त कह देना, वो जो भी उपवास रखते रहें, प्रायश्चित करते रहें, क्या बना बनाया खेल भी बिगड़ता दिखता है निश्चित रूप बीजेपी से का। इस बयान के पहले जितनी मजबूत पकड़ बीजेपी की थी, पकड़ तो मजबूत ढीली हुई होगी, क्योंकि इस तरह के बयान और उसके बाद जब संबित पात्रा स्वयं कह रहे हैं कि मैं 3 दिनों का उपवास रख रहा हूं, इसका सीधा सीधा मतलब है उन्हें इस बयान की जो नुकसान की आशंका हो गई है, और इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि मैं 3 दिन का उपवास रख रहा हूं। तो बना बनाया खेल कुछ ना कुछ तो बिगड़ा है। जितना जो एक दौर में जहां वोट हो गए वहां तो भले ही नुकसान ना हो, लेकिन आपने जिक्र किया भी
शायद 12 सीटों पर वोट होने बाकी हाँ है। 12 पर तो कुछ बाकी ना है कुछ तो अभी। नुकसान, 12 पर बाकी है, तो कुछ ना कुछ तो जो कहते हैं कि पैर पे कुल्हाड़ी पर ही पैर मार देना, ऐसा कुछ काम तो संबित पात्रा कर चुके हैं। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और गेम चेंजिंग जो स्टेट है वो तो उत्तर प्रदेश है। वो हमें बताने की जरूरत नहीं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। और आपने पिछले कार्यक्रम में ये कहा था संजय कि अब राम नहीं संविधान बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश दरअसल जब ताल ठोकी गई 370 की, तो एक अंदाजा तब ये भी था कि 62 कहां, बीजेपी 75 भी पार ना कर जाए। इस बार एक ऐसा माहौल भी बनता दिखा था। उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है 5 चरणों के बाद? अभी उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 27 सीटों पर मतदान होना अभी बाकी है। दो चीजें कहूंगा संदीप, इनमें से मैं भी एक था जो मुझे लगता था कि यूपी में तो बिल्कुल आंधी आएगी और राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी। और मेरा अपना अनुमान होता था कि 75 सीटें तो बड़े आराम से जीत जाएगी, लेकिन हालात बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने कहा कि आ, मंदिर नहीं संविधान बड़ा मुद्दा है। मंदिर तो बड़ा मुद्दा नहीं है, संविधान बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस पे चर्चा बहुत हुई। ये मुद्दा एक कई मुद्दों के बीच में ये भी एक बड़ा मुद्दा उभर के आया है। आप देखिए जब जब, और मुझे लगता था, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से चुनाव जिस तरह से बदला है, जब कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इस बात का जिक्र करती थी कि संविधान बचाने का चुनाव है, तो मुझे बहुत हंसी आती थी और मुझे लगता था कि जनता के बीच में कोई मुद्दा नहीं है, क्या संविधान बचाने का चुनाव। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस बात को एक तरह से जनता के बीच में लेके गए, उन्होंने कहा बीजेपी बार बार करी हमें 400 सीटें चाहिए और उसका नतीजा ये होगा कि ये संविधान बदलेगा। तो लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी और उसको उन्होंने जाति से संबंध कर दिया। संविधान बदलने का मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो इतना बड़ा काम किया हुआ है, वो उसका नुकसान होगा। इस आधार पर इस बात की पैठ बनने लगी यूपी के अलग अलग हिस्सों में, और वो देखते हुए मुझे लगा चुनाव ये भी एक कारण है जिसके कारण अलग अलग पर लोकसभा 20% क्षेत्रों में से चुनाव ज्यादा बदलता हुआ वोट दिखाई पड़ा। प्रतिशत में अंतर था। और मतलब 62 सीटें जीती, 42 ऐसी थी सीटें जो बीजेपी 1 लाख से ज्यादा के अंतर पर जीती। 62 सीटों पर एवरेज अंतर लगभग 2.25 लाख का था। एक होता है कि मुकाबला रोचक हो गया, टक्कर होने लगी, और एक होता है कि उसमें हार में भी तब्दील हो जाए। इन दो बातों में फर्क है संजय। हाँ, इसीलिए संदीप मुझे लगता है, देखिए अगर आप यूपी की बात करें अलग अलग लोगों से तो गजब आकलन है। कुछ लोग तो कह रहे हैं जी 35 पे निपट जाएगी बीजेपी, अच्छा, और 50 से नीचे रहेगी, अलग अलग आकलन है। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी की सीटें बढ़ने की गुंजाइश तो बहुत कम दिख रही है, लेकिन मुझे लग रहा है स्टेटस को है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। आप यही समझ लीजिए 2-4 सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है, और मतलब वो भी एक तरह से 55 नुकसान होगा। 55-60 के बीच भी हो सकती है और नहीं, 65 मुझे के करीब भी आ हाँ, सकती है। मुझे इस वक्त लगता है कि बीजेपी, बिल्कुल आपने जो आकलन किया, ये 58 से 64-65 के बीच में बीजेपी मुझे इस वक्त दिखाई पड़ती है वहां पे। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ 4 सीटें नीचे हो सकती है, 4 सीटें ऊपर हो सकती है। कोई बड़ा उलटफेर नहीं है, लेकिन बड़ा उलटफेर इस हिसाब से है कि अगर बीजेपी को 303 या 300 पार करना था तो बीजेपी को सीटें बढ़ानी होती यूपी में। वो बढ़ता हुआ तो बिल्कुल दिखाई नहीं, वो बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको दिखाई फ्लाइट भी पकड़नी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।